गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पार्ट 3। इससे पहले के दो पार्ट्स में स्टूडेंट्स हमने टूल्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़े थे, जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स और क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। स्टेप्स का मतलब है कि हम आर डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस किस प्रकार से करते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा आइसोलेशन। टोटल हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं आर डीएनए टेक्नोलॉजी की, जिसमें फर्स्ट स्टेप हमारा है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है डीएनए को सेल से बाहर निकालना। जब भी किसी बायोलॉजिकल सब्सटेंस या बायोलॉजिकल और ऑर्गेनेली को आप सेल के बाहर निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं इन विट्रो। यानी जो भी चीज़ आपके पास लेबोरेटरी में आई वो इन विट्रो होती है, और जो भी चीज़ सेल के अंदर है उसे हम इन वीवो कहते हैं। तो आइसोलेशन में हम डीएनए को इन विट्रो लाएंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे उससे सेल के बाहर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब है डीएनए को कट करना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। हमारा जो थर्ड स्टेप है वो होता है लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब होता है दो अलग अलग डीएनए को जोड़ना, और इसी स्टेप में हमारा आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। हमारा फोर्थ स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब है जो आर डीएनए आपने बनाया उस आर डीएनए को आप दोबारा बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारा फिफ्थ स्टेप होता है क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स एग्जैक्ट कॉपी बनाना। इसमें जो आर डीएनए आपने बैक्टीरिया में डाला, बैक्टीरिया जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा आर डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी। और जो हमारा सिक्स्थ और लास्ट स्टेप होता है उसको हम कहते हैं सिलेक्शन या स्क्रीनिंग। सिलेक्शन या स्क्रीनिंग इम्पोर्टेंट स्टेप होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जिन बैक्टीरिया में आर डीएनए आता है उन बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया जाता है और फिर उन बैक्टीरिया को एक फर्मेंटर टैंक में डाला जाता है ताकि हम उस आर डीएनए से हमारा प्रोटीन लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवा सकें। रिमेंबर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी की जो फर्स्ट क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने यही समझा था कि बायोटेक्नोलॉजी में टेक्निक्स आती हैं जो किसी भी लिविंग सिस्टम पे लगाई जाती हैं, ताकि उन टेक्निक्स के द्वारा हम कोई भी प्रोडक्ट जो है प्रोटीन, हार्मोन्स, विटामिन्स, इनका लार्ज स्केल उत्पादन कर सकें। तो सिलेक्शन या स्क्रीनिंग में हम उन्हीं बैक्टीरिया को सेलेक्ट करते हैं जिनमें आर डीएनए होता है, ताकि हम उन बैक्टीरिया को एक फर्मेंटर टैंक में डालकर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवा सकें। तो स्टूडेंट्स अब हम डिटेल में एक एक स्टेप को समझेंगे। फर्स्ट स्टेप जो हमारा आइसोलेशन था, इसके लिए डीएनए को बाहर सेल से बाहर निकालने के लिए हम एंजाइम्स यूज़ करते हैं, और इसे हम कहते हैं केमिकल ट्रीटमेंट। जो एंजाइम हम यूज़ करते हैं वो एंजाइम है पेक्टिनेज। इस पेक्टिनेज एंजाइम की वजह से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और डीएनए रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्लीवेज। क्लीवेज में हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का यूज़ करते हैं और इससे हम प्लाज्मिड डीएनए और ह्यूमन जीन को कट करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि प्लाज्मिड डीएनए और ह्यूमन जीन को आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करेंगे। यानी अगर आप प्लाज्मिड डीएनए को EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट कर रहे हैं तो ह्यूमन डीएनए को भी आप EcoR1 से ही कट करेंगे। अगर प्लाज्मिड डीएनए को BAM-H1 से कट कर रहे हैं तो ह्यूमन डीएनए को भी BAM-H1 से ही कट करेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ह्यूमन डीएनए में मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स होते हैं और प्लाज्मिड डीएनए छोटा होता है ह्यूमन डीएनए के कंपैरिजन में। तो जब आप ह्यूमन डीएनए को काटेंगे किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से तो आपके पास बहुत सारे टुकड़े, फ्रेगमेंट्स आते हैं डीएनए के। उन फ्रेगमेंट्स में से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा फ्रेगमेंट इंसुलिन जीन का है।
जबकि प्लाज्मिड डीएनए क्योंकि छोटा होता है और उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स कि उसमें किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए केवल एक रिस्ट्रिक्शन साइट होता है। इसका क्या मतलब है, आप कोई सी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ले लें, चाहे इको R1 चाहे बाम H1, वो प्लाज्मिड डीएनए को केवल एक ही जगह पर काटती है। तो आपके पास प्लाज्मिड डीएनए का केवल एक ही टुकड़ा आएगा, क्योंकि ह्यूमन डीएनए के आपके पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आए, बहुत सारे टुकड़े आए, तो इन टुकड़ों को अब हम सेपरेट करते हैं। ये सिर्फ ह्यूमन डीएनए के लिए है और इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए अब हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी में ही नेक्स्ट टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए को सेपरेट करते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है कि डीएनए की सेपरेशन की टेक्निक कौन सी है, तो वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। अब हमारा थर्ड स्टेप आता है लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब होता है जो प्लाज्मिड डीएनए आपने काटा उसमें आप अपना इंसुलिन का जीन जो है वो जोड़ते हैं, इसको हम कहते हैं लाइगेशन। लाइगेशन मतलब जॉइनिंग ऑफ टू डिफरेंट डीएनए। इसी लाइगेशन स्टेप में हमारा आरडीएनए बनता है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया सेल के दिखाया है डायग्राम। ये मेन क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, हम इसको टच नहीं करते हैं। ये प्लाज्मिड है, हम प्लाज्मिड को लेते हैं और इसको कट करते हैं। ह्यूमन डीएनए में से हम इंसुलिन के जीन को कट करते हैं। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे फ्रेगमेंट्स की बैंड्स आ जाती हैं, तो हम इनमें से इंसुलिन जीन का जो फ्रेगमेंट है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर प्लाज्मिड डीएनए के साथ इंसुलिन जीन को जोड़कर आरडीएनए बनाते हैं। यहाँ तक हमारे 3 स्टेप्स हो चुके हैं। जो आरडीएनए अब बना, इसको फिर से बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है। बैक्टीरिया में इसलिए डाला जाता है क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। 20 मिनट में एक बैक्टीरिया से लाखों बैक्टीरिया बन जाते हैं, तो हमारे पास आरडीएनए की भी मल्टीपल कॉपीज आ जाएंगी। तो इस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया को पहले ठंडा 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में CaCl2 सोल्यूशन में रखते हैं। एक ठंडे कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन में बैक्टीरिया को रखते हैं। उसके बाद उसको तुरंत वहाँ से निकालकर हाई टेम्परेचर 35 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट शॉक देते हैं 90 सेकेंड्स के लिए। जब हम ये प्रक्रिया पूरी करते हैं तो बैक्टीरिया आरडीएनए को अंदर ले लेता है। अगर रिमेंबर स्टूडेंट्स कि अगर हमें डीएनए को बाहर निकालना है तो हम उसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को तोड़ सकते हैं, जो कि हमने पेक्टिनेज एंजाइम यूज़ करके किया। मगर जब हमें डीएनए को वापस बैक्टीरिया के अंदर डालना होता है तो अब हम कुछ तोड़ेंगे नहीं। हमने क्या किया, बैक्टीरिया को पहले एक ठंडे सोल्यूशन में रखा कैल्शियम क्लोराइड के और उसके बाद उसको हीट शॉक दिया। हीट शॉक देने के बाद आरडीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर चला गया। अब ऐसे बैक्टीरिया को हम लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं ताकि उसकी कॉलोनी बन सके। तो ये हमारा 5th स्टेप हुआ क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब बैक्टीरिया को आपने ग्रो किया। जब आप बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे इस बैक्टीरिया में तो प्लाज्मिड है, इसमें नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इतने सारे बैक्टीरिया में से सेलेक्ट करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया में हमारा आरडीएनए है। तो लास्ट स्टेप जो होता है हमारा वो होता है सिलेक्शन या स्क्रीनिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट, सिलेक्शन या स्क्रीनिंग। इसको करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो वेक्टर होता है हमारा, यानी जो प्लाज्मिड है, उसके अंदर कुछ मार्कर जीन्स होते हैं। इन मार्कर जीन्स की सहायता से हम हमारे आरडीएनए को पहचानते हैं, बैक्टीरिया को पहचानते हैं जिसमें ये आरडीएनए होता है। अब स्टूडेंट्स हमें ये समझना है कि मार्कर जीन क्या होता है। मार्कर जीन या तो कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा जीन हो प्लाज्मिड के अंदर
जो एक कलर्ड प्रोटीन बनाता हो। इन दोनों में से कोई भी जीन को हम अपना मार्कर जीन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हम सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को समझेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये प्लाज्मिड PBR 322 हमारी सेकंड क्लास में पढ़ा था। प्लाज्मिड PBR 322 में 2 मार्कर जीन्स होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। ये नेचुरली, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए और दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो ये वो PBR 322 है जिसमें आपने कोई फॉरेन DNA, बाह्य DNA नहीं डाला है। ये नॉर्मल प्लाज्मिड है। जब आप इसमें इंसुलिन का जीन डालते हैं स्टूडेंट्स, ये इंसुलिन का जीन जब आपने इसमें डाला तो इसमें क्या होगा कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है उसकी जगह पे आपने इंसुलिन का जीन डाल दिया। इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब जो नया आपका rDNA बना उसमें केवल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसके लिए है? एम्पिसिलिन के लिए। तो अगर आप एक नॉर्मल प्लाज्मिड को एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो करेंगे तो वो ग्रो कर जाएगा, जबकि आपका जो rDNA वाला प्लाज्मिड है वो केवल एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ही ग्रो करेगा। टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसके प्रेजेंस में वो ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया जिसमें आपका rDNA आया, क्योंकि जब rDNA आ जाएगा तो वो केवल एम्पिसिलिन वाले मीडियम पे ही ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन वाले पे ग्रो ही नहीं करेगा। एक मेथड तो ये है, क्योंकि इस मेथड में हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में प्लाज्मिड की डेथ हो जाती है। तो इससे बेटर है कि हम दूसरा वाला जो मार्कर जीन है, जो नेक्स्ट मार्कर जीन है जिसमें कि जीन कोई कलर्ड प्रोटीन बनाता है, हम इसको यूज़ करते हैं सिलेक्शन के लिए। होता ये है स्टूडेंट्स कि जो नॉर्मल प्लाज्मिड होते हैं उनमें एक जीन होता है जिससे कि वो ब्लू कलर की कॉलोनी बनाते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल प्लाज्मिड है उसमें कोई rDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं होता है, तो वो ब्लू कलर की कॉलोनी बनाता है। जबकि जो आपका प्लाज्मिड है जिसमें आपने अपना rDNA डाला है, रिकॉम्बिनेंट DNA डाला है, आपने क्या किया, जो जीन है जो कलर्ड प्रोटीन बनाता है उसको इनएक्टिवेट कर दिया, उसकी जगह पे आपने अपना फॉरेन ह्यूमन इंसुलिन जीन डाल दिया, तो वो जीन इनएक्टिवेट हो गया। तो अब वो जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो ब्लू कॉलोनी ना बना के वाइट कॉलोनी बनाएगा। ये मेथड बहुत आसानी से सेलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो ब्लू कॉलोनी बन रही है, ब्लू कलर की जो कॉलोनी आ रही है उसमें रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं है, तो आप उन बैक्टीरिया को सेलेक्ट नहीं करेंगे। जो वाइट कलर की कॉलोनी बना रहे हैं बैक्टीरिया, उन सारे बैक्टीरिया को आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आप उसको एक बड़े से फर्मेंटर टैंक में डाल देंगे। उस फर्मेंटर टैंक में डालने से क्या होगा, जो आपका rDNA था जिसमें आपने इंसुलिन का जीन डाला था, अब वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। तो ये रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स 6 स्टेप्स हमने पढ़े। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो था आइसोलेशन, जो सेकंड स्टेप था हमारा क्लीवेज, थर्ड स्टेप हमारा लाइगेशन, फोर्थ स्टेप हमारा ट्रांसफॉर्मिंग, फिफ्थ स्टेप क्लोनिंग और सिक्स्थ स्टेप जो था स्टूडेंट हमारा सिलेक्शन या स्क्रीनिंग था। तो टोटल आज हमें ये समझना है स्टूडेंट्स कि जो rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA हम बनाते हैं, उसके लिए पहले तो हमें 2 टूल्स चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स और क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में हम प्लाज्मिड्स या बैक्टीरियोफेज ले सकते हैं। अगर हम प्लाज्मिड ले रहे हैं तो प्लाज्मिड PBR 322 लेंगे, या फिर TI प्लाज्मिड जो कि प्लांट्स में होता है वो लेंगे हम। और स्टेप्स हमारे पास टोटल 6 हैं।
तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, और जो दूसरी टेक्निक है हमारी बायोटेक्नोलॉजी की जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसको हम स्टार्ट करेंगे।